इतिहास में एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र मिलता है जो 2000 साल पहले बनी थी। यह सोसाइटी ऐसे ज्ञान की रक्षा करती थी जो बहुत शक्तिशाली था, इतना खतरनाक कि इंसानों के हाथ में नहीं आना चाहिए था। रहस्य में छुपी इस सोसाइटी को 9 अननोन मैन के नाम से जाना जाता है। कहानी यह है कि सम्राट अशोक, जो प्राचीन भारत के राजा थे, उन्होंने एक भयानक युद्ध के बाद इस ग्रुप को बनाया था। खुद देखे गए कत्लेआम से परेशान होकर अशोक ने खुद को भविष्य के दुखों को रोकने के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि गलत हाथों में ज्ञान किसी भी हथियार जितना घातक हो सकता है, और इसलिए उन्होंने 9 बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें ऐसे ज्ञान की रक्षा का काम सौंपा जो इतिहास की धारा बदल सकता था। हर आदमी को एक खास किताब की जिम्मेदारी दी गई थी, जो ऐसे विषय पर ज्ञान का संग्रह थी जिसे आम लोगों के लिए खतरनाक माना जाता था। पीढ़ियों से चुने हुए लोगों को दी जाने वाली इन किताबों में ऐसे राज छुपे हैं जो दुनिया और खुद के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। 9 अननोन मैन और उनकी मनाही वाली किताबों का अस्तित्व बहस का विषय बना हुआ है, जो इतिहास और अटकलों का एक आकर्षक मिश्रण है। कुछ लोग इसे केवल लोक कथा मानते हैं, सदियों से चली आ रही एक काल्पनिक कहानी। दूसरों का मानना है कि इसमें सच्चाई छिपी है, एक गुप्त इतिहास जो सबके सामने है पर दिखता नहीं। 9 अननोन मैन की कहानी ने कई लोगों की कल्पनाओं को जगाया है, अनगिनत काल्पनिक कहानियों और अटकलों को प्रेरित किया है। लेकिन मनोरंजन की दुनिया से परे एक सवाल है जो इतिहासकारों, दार्शनिकों और षड्यंत्र के सिद्धांतकारों को समान रूप से परेशान करता है। क्या यह गुप्त समाज, जिसे मानवता को खुद से बचाने का काम सौंपा गया है, सचमुच मौजूद हो सकता है? इसका जवाब उस ज्ञान की तरह जिसे माना जाता है कि 9 के पास है, इतिहास के साय में छिपा हुआ है। सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में अमर है। उन्हें अक्सर बौद्ध धर्म अपनाने और उसके बाद शांति और समृद्धि के उनके शासनकाल के लिए याद किया जाता है। लेकिन उनकी कहानी इससे कहीं अधिक जटिल और गहरी है। लेकिन इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश और अंधकार दोनों के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों का मेल होता है। अपने परिवर्तन से पहले अशोक एक क्रूर विजेता था, जिसे चंडाशोक, अशोक द फियर्स के नाम से जाना जाता था। उसकी क्रूरता और निर्दयता ने उसे एक भयभीत शासक बना दिया था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक खूनी अभियान छेड़ा, जिसका समापन कलिंग की भीषण विजय के साथ हुआ। यह युद्ध उसकी महत्वाकांक्षा और निर्दयता का चरम था। कलिंग युद्ध, अशोक की शुरुआती क्रूरता का प्रमाण, ने युवा सम्राट पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस युद्ध ने न केवल हजारों लोगों की जान ली, बल्कि अशोक के मन में भी एक गहरा घाव छोड़ दिया। मौत और विनाश के विशाल पैमाने ने उन्हें भयभीत कर दिया, जिससे उनके हृदय में गहरा परिवर्तन आया। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि उसने उनके जीवन और शासन को पूरी तरह से बदल दिया। इस नरसंहार के बाद, जब मौत की बदबू अभी भी हवा में तैर रही थी, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 9 अननोन मैन की कल्पना की थी। यह एक ऐसा विचार था जो उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने एकांत की गलत हाथों में ज्ञान किसी भी सेना की तरह विनाशकारी हो सकता है। ज्ञान की शक्ति को समझते हुए उन्होंने इसे नियंत्रित करने का निर्णय लिया, और इसलिए उसने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि मानवता को उसके अपने सबसे अंधेरे आवेगों से बचाया जा सके। यह एक ऐसा प्रयास था जो उनके शासनकाल की दिशा को बदलने वाला था। उसने अपने साम्राज्य के 9 सबसे बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया, विद्वान और विचारक जो अपने समय की सीमाओं को पार कर गए थे। ये लोग अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। गोपनीयता की शपथ से बंधे ये लोग निषिद्ध ज्ञान के संरक्षक बनने वाले थे। उनका काम था इस ज्ञान को सुरक्षित रखना और इसे गलत हाथों में जाने से रोकना। उनका काम ऐसे ज्ञान को इकट्ठा करना, संरक्षित करना और उसकी रक्षा करना जो अच्छे या बुरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना कि यह कभी भी गलत हाथों में न पड़े। यह एक जिम्मेदारी थी जो उन्होंने गंभीरता से ली। अशोक की मंशा, हालांकि पछतावे से पैदा हुई थी, पूरी तरह से परोपकारी नहीं थी। उनके मन में एक गहरी समझ थी कि ज्ञान की शक्ति को नियंत्रित करना आवश्यक है। वह समझ गया था कि ज्ञान शक्ति के बराबर है और तक पहुंच को नियंत्रित करके वह अपने विशाल साम्राज्य पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। यह एक रणनीति थी जो उनके शासन को स्थिरता प्रदान करती थी। 9 अननोन मैन हालांकि मानवता की रक्षा के लिए बाध्य थे, अशोक के लिए अब
अपनी शक्ति को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। यह एक उदाहरण मात्र उनका अस्तित्व गोपनीयता में डूबा हुआ एक किंवदंती बन गया, जिसे धीमी आवाज में फुसफुसाया, एक रहस्य जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह एक ऐसा रहस्य था जो समय के साथ आपको कह रहा है, चाहे उनका उद्देश्य विशुद्ध रूप से अलग था या नियंत्रण की इच्छा से अलग था। इतिहास के पाठ उनके अस्तित्व का पढ़ना अंतहीन आकर्षण और बहस का विषय बना है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को मोहित करती है। पहली किताब, जो पहले अनजान आदमी की देखभाल में सौंपी गई थी, प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला में जाती है। यह किताब एक रहस्यमयी दस्तावेज है जो सदियों से गुप्त रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जनता को प्रभावित करने, जनमत बनाने और विश्वास के ताने बाने में हेरफेर करने की तकनीकें हैं। यह तकनीकें इतनी प्रभावशाली हैं कि वे समाज की नींव को हिला सकती हैं। पुस्तक भाषा, प्रतीकों और कल्पना की शक्ति की खोज करती है और यह दिखाती है कि कैसे ये तत्व हमारे सोचने और समझने के तरीके को बदल सकते हैं। यह प्रकट करती है कि भावनाओं को प्रभावित करने, आख्यानों को नियंत्रित करने और अंततः पूरी आबादी के कार्यों को निर्देशित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह एक गहन अध्ययन है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह एक खतरनाक किताब है क्योंकि यह मानव मन की भेद्यता, अनुनय और हेरफेर के प्रति उसकी संवेदनशीलता की बात करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को इन प्रभावों से बचा सकते हैं। गलत हाथों में इस ज्ञान का उपयोग नफरत फैलाने, कलह बोने और खून की एक बूंद बहाए बिना साम्राज्यों को गिराने के लिए किया जा सकता है। यह एक चेतावनी है कि हमें इस ज्ञान का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां नेताओं के पास अपने नागरिकों के विचारों और विश्वासों में हेरफेर करने की क्षमता हो और वे इसे अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए उपयोग करें, अपने एजेंडे के लिए सहमति बनाने की, चाहे वह कितना भी नापाक क्यों न हो। यह एक भयावह संभावना है, लेकिन यह वास्तविकता से बहुत दूर नहीं है। दुरुपयोग की संभावना चौंका देने वाली है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस हद तक अपने विचारों और विश्वासों को नियंत्रित कर सकते हैं। पुस्तक केवल एक सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है, यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम इन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें प्रभावी प्रचार प्रभावी बनाने, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाने और सामाजिक आंदोलनों को इंजीनियर करने के तरीके के बारे में व्यावहारिक निर्देश है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, क्या हम उनके मनोविज्ञान में तल्लीन हैं, और ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। सूक्ष्म तकनीकों का खुलासा करता है जिनका उपयोग आलोचनात्मक सोच को दरकिनार करने और सीधे हमारे गहरे भय और इच्छाओं के लिए अपील करने के लिए किया जा सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम इन तकनीकों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। कुछ लोग सरकार और निगमों को समान रूप से छेड़ने और निष्क्रिय प्रचार अभियानों में देखी जा सकती है। कैसे हम अभियानों जान सकते हैं और एकदम और यह प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है। हमारे विचारों और व्यवहारों को सूक्ष्म रूप से विशिष्ट दिशाओं में धकेला जा रहा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने स्वतंत्र हैं, चाहे ये आधुनिक समय की जोड़-तोड़ करने वाले पहली किताब के ज्ञान का उपयोग कर रहे हों या परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इसके कालातीत सिद्धांतों को फिर से खोज रहे हों। यह स्पष्ट है कि यह ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। हमारे जीवन पर प्रचार का प्रभाव निर्विवाद है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने विचारों और विश्वासों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी किताब, जो एक और अनजान आदमी द्वारा संरक्षित है, मानव शरीर की पेचीदगियों में जाती है। यह पुस्तक शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान की पारंपरिक समझ से परे है, जो हमारी कोशिकाओं, हमारे तंत्रिका तंत्र और हमारे अस्तित्व के सार के भीतर छिपी क्षमता की खोज करती है।
दीर्घायु के रहस्यों को खोलने, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में हेरफेर करने की कल्पना करें। माना जाता है कि इस पुस्तक में ऐसे असाधारण कारनामों की कुंजी है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें मानव शरीर की ऊर्जा प्रणालियों के विस्तृत आरेख हैं, जो प्राण या जीवन शक्ति के मार्गों का खुलासा करते हैं, जो हमारे माध्यम से बहते हैं। इन रास्तों में महारत हासिल करके कोई संभावित रूप से अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है, उम्र बढ़ने में देरी कर सकता है और यहां तक कि ताकत और सहन शक्ति के अलौकिक कारनामों को भी प्राप्त कर सकता है। पुस्तक मन और शरीर के बीच संबंध की भी पड़ताल करती है। यह प्रकट करती है कि कैसे हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं। मन की शक्ति का उपयोग करके हम संभावित रूप से बीमारी पर काबू पा सकते हैं, उपचार में तेजी ला सकते हैं और अपने भीतर की गुप्त क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं। इस ज्ञान के निहितार्थ गहन हैं, जो हमारे भौतिक रूपों की सीमाओं को पार करने की आकर्षक संभावना प्रदान करते हैं। हालांकि इतनी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। गलत हाथों में इस ज्ञान का उपयोग अकल्पनीय विनाशकारी क्षमता के जैविक हथियार बनाने के लिए या व्यक्तियों के अपने जीव विज्ञान के हेर-फेर के माध्यम से उनका शोषण और नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के ज्ञान के आसपास के नैतिक विचार जटिल और बहुआयामी हैं। मानव मशीन के रहस्यों को उजागर करने के संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की मांग करती है। इसलिए दूसरी पुस्तक एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ज्ञान एक दुधारी तलवार है, जो उपचार और हानि दोनों में सक्षम है। मुक्ति और दास्तां ये उन लोगों के इरादे पर निर्भर करता है जो इसे धारण करते हैं। इस संतुलन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची प्रगति की कुंजी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस ज्ञान का उपयोग नैतिकता और मानवता के भले के लिए हो। एक ऐसा भविष्य जहां ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग हो, वही हमारे लिए सबसे उज्जवल संभावना